सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 4 यानी स्कोप और फंक्शंस ऑफ एचआरएम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि अपन लास्ट लेक्चर अपना 3rd नंबर का लेक्चर था, उसमें अपन ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये अपन ने पढ़ा था। उसके साथ अपन ने फंक्शंस के बारे में स्टडी की थी। अपन ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस जो है आपस में कोरिलेटेड हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखते हुए भी फंक्शंस की प्लानिंग की जाती है, कौन कौन से फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं ये भी पता लगता है। तो इसलिए हमने कहा था कि दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यदि देखा जाए जो स्कोप है एचआरएम का, तो वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आते हैं। और ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आती है प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू जो कंपनी के जो एचआर है वो ये पता करती है कि आपके यहाँ कितने नंबर ऑफ़ जॉब्स की वैकेंसी है ना, और कितने लोग आपके यहाँ एक्सेस हैं, कितने लोग आपके यहाँ शॉर्टेज हैं, और क्या एक आइडियल परसेंटेज होना चाहिए ताकि ना तो स्टाफ एक्सेस में रहे ना ही ये शॉर्टेज में रहे। तो इस चीज़ को हम कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ताकि एक एचआर डिपार्टमेंट अपने यहाँ के सब मौजूद सभी वर्क फोर्स के बारे में, डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें ये अंदाज़ा लगा सके कि हमारे यहाँ एक्सेस स्टाफ काम कर रहा है या फिर शॉर्ट स्टाफ काम कर रहा है। फिर आता है आपका जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। अनादर जो एक सेक्टर देखा जा रहा है इंपॉर्टेंट एरिया जो एचआरएम के अंदर है वो है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है एक कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक उस चीज़ के बारे में जो कि जॉब से रिलेट करती है, जो कंपनी में जॉब से रिलेट करती है, उस चीज़ को हम कह रहे हैं जॉब एनालिसिस। तो इसी जॉब एनालिसिस के बेसिस पे कंपनी अपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट का बेसिक मतलब है जब वो रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वाली होती है तो वो एडवर्टाइजमेंट करती है। तो उसी जॉब एनालिसिस के बेसिस पे ही कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करती है। देन तीसरा पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। ये जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस के साथ साथ, इसमें कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट तो प्रिपेयर कर ही रही है और उसको पब्लिश भी किस में करती है, न्यूज़पेपर में करती है। तो इसको कहा जाता है रिक्रूटमेंट। और जो भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आप इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिसीव करते हैं जो आपने पब्लिश किया था, और जब आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं तो आपको करना होता है। तो इसी को कहा जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और ये जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट एरिया है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर आता है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। एक बार आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, अब बारी है इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के विज़न क्या था, मिशन क्या था, अब तक कैसा वो काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, किस किस चीज़ में वो डील करती है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कल्चर है उसके बारे में भी हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ जो हम और हमारी कंपनी में जो एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके अलावा आपको आपके एम्प्लॉयज़ के साथ भी क्या कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ताकि आपको ये मालूम चले कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से लेवल पे कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है। आफ्टर दिस ओरिएंटेशन नेक्स्ट एरिया आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। हर एक एम्प्लॉय इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरता है जो कि उसको और बेटर एम्प्लॉय बनाने में मदद करता है या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है ये इसलिए भी कंडक्ट कराया जाता है ताकि जो आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके साथ एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, और ये जो ट्रेनिंग कराया जाने वाला सेशन है ये जो कंडक्ट करता है वो होता है एक एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट टीचर। तो इसके थ्रू जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर क्या जो स्किल्स इन्हेंसमेंट है वो कराया जा रहा है ताकि आप टास्क को और अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसको कहा जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोग उसके साथ अटैच हो रहे हैं, उनका टाइम लग रहा है, उनका खाना पीना सब चीज़ें, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, डिनर सब कुछ चलता है। तो ये काफ़ी लंबा एक खर्चीला प्रोग्राम होता है।
फिर आता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या कहता है कि कई सारे ऐसे रूल्स हैं रिगार्डिंग द कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। तो ये एक एचआर का एक जॉब भी है कि हर एक पर्सन जो एम्प्लॉई है आपका, उसका क्या कॉम्पनसेशन होना चाहिए, उसकी प्लानिंग उनको पहले से ही करनी चाहिए जब वो जॉब एनालिसिस कर रहे होते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बार आपको आपके एम्प्लॉय को 1 साल हो जाता है तो 1 साल के बाद हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। ये जो एचआर डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इस परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है और उनकी इस परफॉर्मेंस को किससे मेज़र की जाती है, एक्सपेक्टेड से और स्टैंडर्ड से। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये आपका प्रमोशन, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। तो इसकी भी प्लानिंग आप पहले ही करके रखिए कि आपको एम्प्लॉय को अगर क्या इतना इंक्रीमेंट करना है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ानी है, प्रमोशन देना है तो क्या डेजिग्नेशन देना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमें स्कोप ऑफ के अंदर, वो आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें आपके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और एक एचआर डिपार्टमेंट का ये जॉब भी कहा गया कि एक एचआर को अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स टाइम टू टाइम यूज़ करते रहना चाहिए। इसके अलावा उनके लिए हेल्थ का सेफ्टी, उनकी सेफ्टी, हेल्थ अच्छी रहे, रेगुलेशंस उनके बेनिफिट के लिए काम किए जा सकें, ये सारी चीज़ें एक एचआर डिपार्टमेंट को टाइमली बेसिस पे या पीरियडिकली बेसिस पे करते रहना चाहिए। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया एचआरएम का, जो होता है आपका रिलेशनशिप। किससे? जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे सेक्टर्स जो कि आपकी इंडस्ट्री, आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले आती है यूनियन, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करती है कि तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, हमें लेबर यूनियन के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है ताकि स्ट्राइक जैसी सिचुएशंस ना आ पाए। अब हम बात करेंगे फंक्शंस कौन कौन से हैं। 2 फंक्शंस को हमने डिवाइड किया है, मैनेजरियल और ऑपरेटिव। मैनेजरियल फंक्शन में आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ऑपरेटिव में आते हैं प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन और इंटीग्रेशन। तो मैनेजरियल फंक्शन की बात करें तो वो फंक्शन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो रहे हैं और डिसीजन मेकिंग इसके अंदर ली जाती है, वो होते हैं मैनेजरियल। सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग डिपेंड अपॉन प्लानिंग। जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्लानिंग के साथ होना चाहिए। तो यहाँ जो एक प्रोसेस है वो क्या कि सब जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हैं उससे पहले आप उसको सोच लीजिए, थिंक बिफोर दे हैपन, और एडवांस में अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ को बना के रखिए। अगर आपकी पुअर प्लानिंग है तो इसमें आपको फेलियर होने का डर है और ये आपके पूरे सिस्टम को क्या करेगा, इफ़ेक्ट कर देगा। देयरफॉर जो एचआर मैनेजर है वो भी इस बात से अवेयर होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें राइट टाइम पे हो और राइट तरीके से हो और राइट मैनर में की जा सके। यही एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती है। देन सेकंड, एस्टेब्लिश द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव थ्रू द एम्प्लॉयज़, वी हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। किसके साथ मिलकर करना है? टॉप लेवल के साथ मिलकर करना है। फिर आता है डेवलप द रूल्स एंड रेगुलर प्रोसीजर्स। हर एम्प्लॉयज़ को क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, क्या कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, एम्प्लॉयज़ के बीच में अपने रोल में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों या कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए ज़रूरी है कि आप जब रिक्रूटमेंट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर डिसिप्लिन को भी देखिए कि वो कितने रूल्स को फॉलो कर रहा है और कैसे वो उसकी बातचीत में आप देखिए कि क्या वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का लाइक पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, इसके अंदर प्लानिंग करनी चाहिए। देन आता है डिटरमाइन द प्लान एंड द फोरकास्टिंग। टेक्निक्स क्या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या है कि जब भी अगर आपको लगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम स्टाफ है तो इससे क्या आपके जो डिपार्टमेंट से इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, जो आउटपुट पर इफेक्ट पड़ने वाला है, उसको आप पहले से सोच के रखिए। क्योंकि एम्प्लॉय तो कभी भी छोड़ के जा सकता है, स्विच तो कर सकता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करिए, पूरा बैकअप रखिए ताकि आपका जो आउटपुट है, जो आउटकम आने वाला है, वो थोड़ा इससे कम इफ़ेक्ट हो। फिर आता है आउटसोर्सिंग।
कई सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं ऑपरेशंस के रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स को, जो कि आपको एचआर एक्टिविटीज़ के अंदर बाहर से आउटसोर्स करने पड़ते हैं, जैसे कि लीगल एडवाइस, सपोर्ट, एम्प्लॉय पेरोल, पेंशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, जैसे कि हम अखबार में दे रहे हैं बाहर से लोग आएंगे, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट। तो ये सारे के सारे क्या है, कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ हैं तो बाहर से कंट्रोल है। तो हमें जो आउटसाइड द वर्ल्ड है, योर बिजनेस, उनसे साथ भी हमें प्रॉपर क्या करना है, मैनेज करना है, प्लानिंग करते चलनी है, ताकि आपकी जो ये जो प्लानिंग है कभी भी इफ़ेक्ट ना हो। तो यही था बच्चों का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।